हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर, कल हम मनी लॉन्ड्रिंग ख़त्म ही करने वाले थे, कुछ छोटे छोटे प्रोविजंस लास्ट बच गए थे। तो सर मैंने सोचा ना, क्यों ना एक काम करता हूँ, हाफ एन आवर्स में इसको पूरा ख़त्म करता हूँ और अमेंडमेंट पार्ट भी ले लूँगा मैं। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आया मनी लॉन्ड्रिंग में, क्योंकि मेरे को हाईली चांसेस है कि आपके अमेंडमेंट आपके आने वाले अटेम्प्ट में दिखेंगे वो। सच बता रहा हूँ, हाईली चांसेस, क्योंकि नंबर है थोड़े और एक इंपॉर्टेंट पार्ट मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से। सर अमेंडमेंट बिल्कुल छोड़ के मत जाना। तो सर कुछ छोटे छोटे प्रोविजन बचे थे, पहले मैं वो क्लियर कर लेता हूँ आपको, ठीक है। हाँ सर, छोटे छोटे प्रोविजन तो बचे थे, हाँ वो बचे थे, ख़त्म करते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहले याद रखना सर, अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, ठीक है। देखो छोटे छोटे प्रोविजन है, छोटे छोटे, इसको मैं ना क्वेश्चन वे में या कैसे वे में समझा दूंगा आपको, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे पहले हम, ठीक है। यहाँ से ये लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इट मीन्स अ कंट्री, क्या इट मीन्स अ कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया। सिंपल सुनो, अगर क्वेश्चन में ऐसा है ना, वो पर्सन ने ना क्राइम करके कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में चला गया, तो सर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ये मत समझना कि दिल्ली मुंबई बोला, नहीं। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब क्या हो गया सर, कोई भी ऐसा कंट्री, मतलब इंडिया का, यहाँ पे इंडिया से कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इंडिया को कंपेयर किया जा रहा है, तो इंडिया से बाहर जो भी कंट्री हुआ ना, वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हो गया। जैसे मान लो वो मर्डर करके ब्राजील भाग गया, तो क्या है, एक कंट्री है जो कहाँ है, वो प्लेस आउटसाइड इंडिया है। या मान लो, ठीक है, कोई भी ऐसा जगह, अफगानिस्तान भाग गया, तो वो कोई कंट्री है, कंट्री नहीं भी है तो कोई ऐसा प्लेस है जो इंडिया के बाहर है। मान लो उसको अभी तक कंट्री का पद नहीं दिया गया, कंट्री नहीं बोला जाता उसको, बट वो ऐसा प्लेस है जो इंडिया के बाहर है। इंडिया के बाहर गया ना, तो सिंपल बात क्या हो गई, वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहलाती है। स्टेट मतलब ये मत समझना कि दिल्ली मुंबई की बात कर रहा है, नहीं। कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कोई भी कंट्री या कोई भी प्लेस जो भी कंट्री नहीं बनी है, वो कहाँ आउटसाइड इंडिया है। सिंपल याद रखना, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया पढ़ा था फॉरेन कंपनी में, सिंपल लाइक वही है, बट वो तो दिमाग मतलब सिंपल, कोई भी कंट्री या प्लेस जो आउटसाइड इंडिया, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होती है, ठीक है। और सुनो, इन रिस्पेक्ट, पूरे मतलब क्या होता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का, सुनो, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच arrangement made by CG, किसने किया, मेरा CG विथ गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री। मतलब देखो कैसे हमने पढ़ा है सर, ट्रीटी एग्रीमेंट, थ्रू अ ट्रीटी और एन एग्रीमेंट। जो क्या बोल रहा है, देखो ये मान लो मिस्टर जोसेफ थे, ये ना दिल्ली में रहते थे, ठीक है। इसने क्या किया, मर्डर किया, दिल्ली में मर्डर किया सॉरी, दिल्ली में मर्डर किया और क्या, कहाँ भाग गया, फ्रांस चला गया। तो ये फ्रांस चला गया, ये फ्रांस क्या हुआ, फ्रांस हुआ हमारा कंट्री हुआ जो कहाँ है, इंडिया के बाहर है, या कोई ऐसा प्लेस है जो इंडिया के बाहर है, ठीक है। अब एक बताओ, फ्रांस में जाके क्या किया, फ्रांस में जाके इसका घर था, यहाँ रहने लगा। अब मान लो ये बंदा बोले, वाह, मिस्टर जोसेफ बोले, वाह मैं तो बच गया, दिल्ली का मर्डर था, इंडिया का मैटर था, अब तो मैं फ्रांस आ गया, कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में ये बोला गया है कि देखो तुम कुछ भी कांड करके इंडिया से बाहर जाते भी हो ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार एक ट्रीटी बनाती है। ट्रीटी क्या होता है, या मान लो एग्रीमेंट बनाती है, DT में पढ़ोगे, ट्रीटी एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पे क्या होता है, समझौते होते हैं कि देखो तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मान लो इंडिया का बंदा, कोई आदमी इंडिया में क्राइम करके बाहर भाग रहा है फ्रांस में, अब फ्रांस में हम आके पकड़ नहीं सकते, फिर क्या फ़ायदा, फिर तो कोई भी आदमी बाहर से आएगा, इंडिया में किसी का मर्डर करके भाग जाएगा, फ्रांस में चल जाएगा, जर्मनी चल जाएगा, हांगकॉन्ग चल जाएगा, मान लो मर्डर नहीं, कुछ भी क्राइम करके चला जाएगा, फिर क्या करते हैं, हाथ में हाथ डालते रह जाएंगे, नहीं। फिर तो CG क्या करती ना, एक एग्रीमेंट करती है फ्रांस वालों से। देखो क्या एग्रीमेंट करती है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम करके बाहर भागता है फ्रांस में, तो CG, इंडिया वाले CG फ्रांस को क्या बोलेगी, हमें असिस्टेंस दो, हमें मदद करो, हम फ्रांस आके उस आदमी को पकड़ने का हमें पावर दो। या मान लो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ट्रीटी में क्या होता है, ट्रीटी में इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है कि देखो इंडिया वाला बोलेगा कि देखो
मिस्टर जोसेफ दिल्ली में रहता था, वो फ्रांस भाग गया, फ्रांस वाले को मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, बोले कि फ्रांस वाले काम करो, मुझे असिस्टेंस दो कि वो कहाँ रह रहा है, क्या रह रहा है। ये मत करो कि हम इंडिया वाले आ रहे हैं तुम्हारे फ्रांस में तो हमें धक्के मार निकाल दो, बोलो कि हमारे कंट्री में कोई नहीं घुस सकता। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो एक ट्रीटी बनेगी, एक एग्रीमेंट बनेगी, हाँ ठीक है फ्रांस वाले भी मदद करेंगे। या मान लो फ्रांस का बंदा कोई मर्डर करके इंडिया भाग गया तो फिर इंडिया में आकर पकड़ना मुश्किल होगा। नहीं तो क्यों? क्योंकि एक ट्रीटी बना है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के साथ एक ट्रीटी बना। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है? जो बाहर कंपनी नहीं, कोई भी बाहर वाली कंट्री भाग गया जो प्लेस आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। ये सब क्यों होता है? एक मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस के व्यक्ति को पकड़ने के लिए, क्योंकि अदरवाइज कोई मान लो फ्रांस का बंदा इंडिया मर्डर करके इंडिया आ जाए और इंडिया वाले मान लो फ्रांस का पुलिस आया इंडिया के बॉर्डर पे रोक दिया, क्यों? क्योंकि बोले कि इंडिया में हम आए हो, हम नहीं घुसने देंगे। नहीं, एक है ना एग्रीमेंट बना हुआ है, ट्रीटी बना हुआ है किस रिगार्डिंग? मनी लॉन्ड्रिंग रिगार्डिंग, कि आप हमारी मदद करो, हम आपकी मदद करेंगे, आपकी पुलिस हमारी असिस्टेंस देंगे, हमारी पुलिस आपको असिस्टेंस देगी, जो भी बंदा अगर मनी लॉन्ड्रिंग करके इधर उधर भागा है तो। इस वजह से ना इस वजह से क्या कहते हैं, इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग होना कम हो गया है, क्योंकि सारी कंट्रीज अब हेल्प करती है एक दूसरी कंट्रीज की, जो भी ऑफेंसेस किए रहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग में उनको पकड़वाने के। ठीक है, ठीक है। तो क्या बनता है? एक ट्रीटी बनता है, एक एग्रीमेंट बनता है, जहां पे ये सारी चीजें शेयर होती है। परफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब एक और वर्ड पढ़ाता हूं। देखो अब कुछ नहीं, अब छोटे जैसे मस्ते जाओ, ठीक है। अब आता है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। सर क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन क्या लग रहा है सर? देखो इंडिया फ्रांस, ये मान लो बॉर्डर है, तो हाँ वही चीज़ है, सेम चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में क्या होता है? एक ट्रीटी एग्रीमेंट बनता है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में बाहर वाली कंट्री के साथ। अब क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस क्या होता है उसको जानेंगे। मान लो पर्सन इंडिया में क्राइम करके भाग रहा है तो ये क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस होता है, इसको पढ़ते क्या होता है, ठीक है। बस ऊपर वाले में क्या होता है? एग्रीमेंट बनता है। यहाँ पे क्या होता है? सिंपल बता दिया उस प्रोसेस को, जो मर्डर वर्डर करके भाग रहा है तो उसको क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस बोलते हैं। देखो क्या होता है, सुनो। इट मीन्स एनी ऑफेंसेस conducted by a person outside India, important word है, it means any offense conducted by a person outside India of offenses related to पार्ट ए बी एंड सी शेड्यूल ऑफेंसेस। सब पढ़ा था हमने। देखो मनी लॉन्ड्रिंग में वही चीज़ आते हैं ऑफेंसेस जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम होते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या होता है? जो शेड्यूल ऑफेंसेस में लिखा हुआ है। तो पार्ट ए में बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? जो कस्टम वाले इन्फॉर्मेंस होते हैं उसमें 1 करोड़ से ऊपर का होता है तब ये पार्ट बी आता है। पार्ट सी आता है जो क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस होते हैं। तो कोई भी बंदा बाहर इंडिया के बाहर कुछ ऐसा ऑफेंसेस करता है जो कि इन तीनों चीज में आता है, ठीक है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी का आता है और ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बन जाता है। एंड ऑल्सो इफ ऑफेंसेस कमिटेड इन इंडिया, देखो बता रहा हूं, आराम से बता रहा हूं, एंड आराम से बता, इंपॉर्टेंट आराम से बता रहा हूं, एंड ट्रांसफर proceeds to outside India, is known as cross border implication। मतलब सर देखो कोई भी ऐसा ऑफेंसेस जो उस बंदे ने किया है, जो कहाँ किया? बाहर किया। मान लो कोई इंडिया का बंदा था, ये मान लो राहुल था, ठीक है। ये राहुल दिल्ली में रहता था, ये कहाँ गया? ये टूर पे गया, कहाँ? फ्रांस पे। और फ्रांस पे क्या किया? एक आदमी का मर्डर कर दिया और उसको पैसे मिले 2 करोड़ पे और वो इंडिया के रहने लगा। तो भाई तुमने इंडिया के बाहर जाके किसी का मर्डर करके आया ना, पर्सन आउटसाइड इंडिया जाके किसी का मर्डर किया ना, ऑफेंसेस किया है ना, उसके लिए भी वो क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन है। सिंपल बात, या तुम इंडिया में देखो पहली क्या बोला, या तुम बाहर में जाके कुछ कांड कर रहे हो, या तुम दूसरा क्या बोला, या तुमने कोई कांड कहाँ किया है? इंडिया में किया है, ठीक है। और इंडिया में कांड कर दिया, मतलब दिल्ली में कांड कर दिया, बट पैसा क्या किया? पैसे बाहर फ्रांस में या मान लो स्विस बैंक में डाल दिए, ये मान लो क्या किया? बाहर किसी को भेज दिया। तो सिंपल सी बात, जहां पे 2 कंट्रीज के बीच में कुछ लिंकेज होगा ना, चाहे तुमने दूसरे कंट्री जाके मर्डर किया या मान लो तुमने अपने ही कंट्री में क्राइम किया, पैसा बाहर भेज दिया, तो जहां 2 कंट्री आती है ना, सिंपल होता है क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता है ना सिंपल यही चीज है। तुमने क्राइम इंडिया में किया, पैसा बाहर भेज दिया, इट्स क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस। तुमने बाहर क्राइम किया, पैसा इंडिया में लिया है, इट्स क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। तो दोनों चीज हो सकता है, ठीक है।
इंडिया में क्राइम किया, इंडिया में पैसा है, इट्स नॉट क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। और कौन सा क्राइम, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऑफ शेड्यूल ऑफेंसेस, हमने स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर में देखा था, तो फर्स्ट लेक्चर हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कौन सा क्राइम, इंडिया में किया क्राइम, मर्डर, मान लो इंडिया में क्या किया, राजस्थान का आदमी था, उसने क्या किया, बच्चे चोरी करता था और उसके पैसे आते थे, प्रोसीव क्राइम वो भेजता था बाहर स्विट्जरलैंड में। तो इंडिया में क्राइम, बाहर पैसा, दो कंट्री के बीच का बॉर्डर आ गया, इंडिया पाकिस्तान से बॉर्डर होता है, वो बॉर्डर दो कंट्री को टच कर रहा है ये ऑफेंस, तो ये क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। बाहर किया बच्चे चोरी, पैसा इंडिया में भेज रहा है, दो कंट्री आ गया, इंडिया और मान लो पेरिस आ गया, तो इट्स क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन। बट बाहरी क्राइम कर रहा है, बाहरी पैसा है, ठीक है, तो वो नहीं होता, ठीक है। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जहां दो कंट्री लिंक है, या मान लो इंडिया का बंदा है वो बाहर जाकर क्राइम कर रहा है, तो हाँ ठीक है ना, क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, ठीक है, परफेक्ट। सर आ सकता है क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, एक बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो सर, अब थोड़ा ट्रीटी को समझाया गया, हमने जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट या देखा ना, उसमें ट्रीटी लिखा, ट्रीटी या एग्रीमेंट देखा, ठीक है, उसको समझाया गया, क्या समझाया गया देखो, सीजी, देखो ये बस रीडिंग वाली क्लास है, हाँ कुछ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस का टॉपिक हो, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को मैं समझाते चल रहा हूँ, बट इसमें थोड़ा रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, बट एक दो रीजन से आ जाएगा आपको। सीजी में इंटर इंटू एन एग्रीमेंट, बता रहा सिंपल कि ट्रीटी एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, विथ फॉरेन कंट्रीज, किस लिए एग्रीमेंट बनता है, सुनो हमने क्या बोला, किस लिए एग्रीमेंट बनता है, मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या कंट्रोल होगा, मान लो कोई इंडिया का पर्सन क्राइम करके बाहर भाग रहा है और बाहर कंट्री में जाके हम बोल रहे कि हमें पता लगाने दो कौन ये पर्सन है, तुम उसे रोक रहे हो, तो भाई ये पकड़ा ही नहीं पाएगा कभी बंदा। या मान लो बाहर का बंदा कोई मर्डर कर इंडिया में आ गया, हम उसको रोक रहे, फ्रांस के पुलिस आया, हम बोले रुको आप इंडिया में नहीं घुस सकते, तो भाई ऐसा रहेगा तो कोई भी कंट्री में घुस उसके मर्डर वर्डर करके निकलते रहेगा, फिर तो भाई अच्छे खासे क्राइम स्टार्ट हो जाएंगे, इंटर कंट्री वाले क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए बोला गया कि एक एग्रीमेंट बनेगा दो कंट्री के बीच में, ठीक है, फॉरेन कंट्री के साथ किसका एग्रीमेंट बनेगा, इंडिया का एग्रीमेंट बनेगा कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, मतलब क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, किसके रिलेटेड, रिलेटेड टू क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। सर अब आपको पता होगा क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन क्या होता है, जहाँ दो कंट्री लिंक होता है और ऑफेंसेस कौन से होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी वाले होते हैं, जहाँ क्राइम का पैसा होता है और जहाँ दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। तो भैया इंडिया वाला अगर फ्रांस गया ना, तो फ्रांस वाले तुम्हें ना इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करना पड़ेगा कि वो बंदा कहाँ रहता है, एक जोसेफ नाम का आदमी इंडिया में आया था, वो फ्रांस में कहाँ रहता है बताओ, उसके क्या क्या बैंक डिटेल्स, मतलब जितना कर सकते हो उतना करो। तो एक ट्रीटी में ये सब इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ तुम क्या करो, इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे, जो भी कंट्री का क्राइम होता है तुम भाई सपोर्ट देना, असिस्टेंस देना, और क्या करना होता है, देखो एक तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया, इन्फॉर्मेशन शेयर करके मान लो कि कॉल करके मंगा लिया, मैसेज मंगा लिया कि इन्फॉर्मेशन बताओ। एक होता है कि इन्वेस्टिगेशन भी करने दोगे, मतलब इंडिया का पुलिस अगर फ्रांस जाके इन्वेस्टिगेशन करने जाएगा, मूवीज़ में देखते होगे आप कि इंडिया की पुलिस फ्रांस पहुंच गई, बहुत सारे मूवीज़ में देखा था, ठीक है, वहाँ पे आके पकड़ने लग जाती है, मान लो फ्रांस की पुलिस इंडिया में आके अपराधी को पकड़ने लग जाती है, तो हाँ इन्वेस्टिगेशन करने का ही पावर देगा, ठीक है, थ्रू मेकिंग अ ट्रीटी, थ्रू मेकिंग अ ट्रीटी, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर लो, ये तो ऑफिस में बैठ के अपने एक चेयर बैठ के क्या कर सकता है, मेल मंगा ले, या मान लो बोल दे पुलिस लोग बोले जाओ एक काम करो फ्रांस में जाओ और इन्वेस्टिगेशन करो, तो फ्रांस वाले रोक नहीं सकते क्योंकि एक ट्रीटी बन चुका है कि कोई भी क्राइम होगा फ्रांस वाले में इंडिया में आके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है उस मिस्टर जोसेफ के खिलाफ, ठीक है, ठीक है, ये होता है ट्रीटी में लिखा जाता है, ये दो चीज़ें लिखी जाती है ट्रीटी में, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ बताता हूँ, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, देखो मान लो इस जोसेफ ने, समझो हेलो, ठीक है, मान लो इस जोसेफ ने क्राइम किया, कहाँ, दिल्ली में, और ये भाग गया कहाँ, फ्रांस, ठीक है, परफेक्ट। अब फ्रांस भाग गया, अब मान लो ठीक है ट्रीटी बनी थी कि इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन विंग डिपार्टमेंट फ्लाइट पकड़ेगा और डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, फ्लाइट पकड़ के कहाँ पहुँच गया, फ्रांस, और ये रोड पे घूमना चालू कर दिया और मिस्टर जोसेफ पकड़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं,
ऐसा नहीं होगा यार, कुछ लॉज रेगुलेशंस, एक प्रोसेस बना हुआ है, कहते नहीं है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसओपी बना हुआ है कि तुम्हें ठीक है, तुम्हें हम ये ट्रीटी बनी है कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तुम इन्वेस्टिगेशन करोगे, बट भाई तुम फ्लाइट पकड़ लिए जल्दी जल्दी में और तुम फ्रांस के रोड पे आके तुम घूमना चालू कर दिए, फिर तो पता चलेगा कोई भी इंडिया में घुस गया, ऐसा मान लो पाकिस्तान से कुछ मैटर हुआ, पाकिस्तान में घुस गए इंडिया में और बोले कि हाँ हम तो वो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में आए, हमारे साथ ट्रीटी बनी, मान लो एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ऐसा होने लगेगा फिर तो कोई भी हो सकता है मौके का फ़ायदा उठा ले यहाँ पे। तो नहीं, ऐसा एक प्रोसेस बना हुआ है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, हमने देखा जो फॉरेन कंट्री होती है, या मान लो जो भी ऐसा प्लेस जो आउटसाइड इंडिया है, ठीक है, आउटसाइड इंडिया के बाउंड्री के बाहर में है, ठीक है, उसको कोई भी प्लेस, तो मान लो फॉरेन कंट्री है कोई, मान लो पेरिस है या फ्रांस ही चलता है, फ्रांस है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है हमने ऊपर देख लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन। देखो पहले क्या आया, पहले कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, फिर क्या आया, कुछ क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशन होनी चाहिए, फिर क्या आया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। मतलब ठीक है, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस भी है, बाहर भी हुआ है, बट हम डायरेक्ट नहीं कूद जाएंगे, हम क्या करेंगे, पहले एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे, वहाँ के गवर्नमेंट को एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजेंगे। मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो एग्जाम्पल सामने गवर्नमेंट है, तो हम एक यहाँ पे एक लेटर जाएगा कि देखो सर ऐसी ऐसी बात है, एक जोसेफ नाम का आदमी है, वो पेरिस रहता है, हम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ना कि ये करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कहेंगे फ्लाइट का टिकट काट लिया पहुंच गया फ्रांस, नहीं ये नहीं, एक क्या जाएगा, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जाएगा। पहले रिक्वेस्ट करें यार, दूसरी कंट्री में जा रहे हो तुम, मायने रखता है यार, तुम वहाँ पे कुछ गलत कर दो तो अच्छा खासा रिलेशन खराब हो सकता है दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। तो एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट देंगे, प्यार से बोलेंगे सर देखो गवर्नमेंट बोल रहे हैं फ्रांस की कि देखो किसी ने क्राइम किया दिल्ली में आके, हमें असिस्टेंस चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन का पावर चाहिए, आप हमें प्लीज़ प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये होता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट कि डायरेक्ट ये फ्लाइट पर नहीं पहुंचना है, ठीक है। अब देखो अब इसको समझाते हो वर्डिंग, ठीक है, ठीक है, चलो। इन कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो कोई भी क्या चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पता लगा रहा है, पता चला कि इसको पता चला वो इन्वेस्टिगेशन ही करता है लोग, ठीक है, इसको पता चला जोसेफ ने क्राइम किया है, ठीक है, इसको क्या पता चला जोसेफ ने क्राइम किया है, तो ये इन्वेस्टिंग ऑफिसर क्या करेगा, मान लो इन्वेस्टिंग ऑफिसर मिस्टर रॉबर्ट थे, उनको पता चला कि जोसेफ ने क्राइम कर रखा है, तो ये क्या करेगा, ये उस कंट्री के गवर्नमेंट को लेटर लिख के भेजेगा, नहीं, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा फिर किसके पास जाएगा, ये डालेगा, क्या डालेगा, ये करेगा अप्लाइज टू, याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है स्पेशल कोर्ट, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, स्पेशल कोर्ट के पास जाएगा। ये स्पेशल कोर्ट जो क्राइम का मैटर डील करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डायरेक्ट नहीं जाएगा, याद रखना स्पेशल कोर्ट जाएगा। मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, फिर कहाँ गया, स्पेशल कोर्ट पे पास गया, ठीक है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये करेगा डिलिब्रेशन या मान लो एनालिसिस, ठीक है, या मान लो सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, किस चीज के लिए, दैट दैट सच एविडेंस इज अवेलेबल इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। मतलब देखो इन्वेस्टिगेशन विंग अपना काम कर रही थी, उनको लगा कि मिस्टर जोसेफ ने कांड किया हुआ है, वो स्पेशल कोर्ट के पास गया, इन्वेस्टिगेशन विंग गया स्पेशल कोर्ट के पास, स्पेशल कोर्ट को लगा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक किया, सब कुछ एनालिसिस किया, फिर स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई किया कि हाँ एविडेंस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रखे हुए हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, कोई कंट्री बाहर वाली कंट्री होती है, वहाँ पे कुछ एविडेंस छुपे पड़े हैं जो मिस्टर रॉबर्ट जो मिस्टर जोसेफ जो भी कांड किया उसके रिगार्डिंग है, तो स्पेशल कोर्ट सेटिस्फाई भी होता है, चेक करता है डॉक्यूमेंट्स, जब पता लगता है उसको हाँ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कुछ एविडेंस रखे हुए हैं, ठीक है, देन स्पेशल कोर्ट में इशू क्या, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है,
इसको कल मैंने नहीं किया क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लेटर रिक्वेस्ट पहली बात, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कौन देगा, स्पेशल कोर्ट देगा। कि किसने एप्लीकेशन करता है स्पेशल कोर्ट के पास, इन्वेस्टिगेशन विंग। स्पेशल कोर्ट को सेटिस्फाई होना चाहिए, हाँ कुछ एविडेंस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में रखे हुए। कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होता है हमने ऊपर देखा, तो पहले मैंने बेस बनाया कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट क्या होता है, क्रॉस बॉर्डर इंप्लीकेशंस क्या होते हैं, फिर क्या होता है लेटर रिक्वेस्ट जाता है, कौन करता है, स्पेशल कोर्ट करता है, ठीक है। देन क्या होता है, देन मान लो एक लेटर रिक्वेस्ट चला गया, देन मान लो स्पेशल कोर्ट ने क्या किया, फाइनली एक लेटर रिक्वेस्ट भेज दिया फ्रांस के गवर्नमेंट को। अब फ्रांस का गवर्नमेंट क्या करेगा, एग्जामिन करेगा, एग्जामिन फैक्ट करेगा एंड परमिशन देगा। या मान लो जो भी ट्रीटी में लिखा था, क्या क्या लिखा था, इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, या मान लो इन्वेस्टिगेशन का परमिशन देगा। तो ये सब होगा, ये पूरा प्रोसेस होता है लेटर रिक्वेस्ट का, ठीक है। होप सो क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, हमने देखा कि इंडिया में मिस्टर जोसेफ आए, क्राइम किए, भाग गए। अब एक बात बताओ, मिस्टर राम थे, वो पेरिस में किसी का मर्डर किए, पेरिस में मर्डर किए, और वो फ्लाइट पकड़े स्पीड में, और वो कहाँ गए, वो आ गए मुंबई। अब यहाँ पे उल्टा हुआ, मतलब कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में क्राइम हुआ है और वो बंदा मुंबई में आके बैठ गया। भाई इंडिया में क्राइम करके बाहर भाग गया, ठीक है, वहाँ पे लेटर रिक्वेस्ट चला गया। अब बाहर का, इंडिया का बंदा बाहर में क्राइम करके इंडिया भाग आया। अब एक बताओ, अब क्या फ्रांस वाली टीम, फ्रांस की पुलिस ऑफिसर ये भी फ्लाइट पकड़ेगी और उससे आ जाएगी मुंबई में और रोड पे घूमना चालू कर देगी? नहीं, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ भी लेटर रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है, यहाँ भी लेटर रिक्वेस्ट आएगा। कैसे, देखो हर जगह लेटर रिक्वेस्ट, ऐसा कोई एसओपी होगा यार कि डायरेक्ट नहीं घुस सकते किसी कंट्री में, ठीक है। कि ऐसे तो बहुत लोग इनडायरेक्टली आ जा सकते हैं, फिर तो अच्छा खासा पता चला क्राइम रोकने का प्रोविजन बनाया तो अच्छे खासे लोग अंदर इंडिया में आकर क्राइम करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, क्या बोला है, असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, इन सर्टेन केसेस, ठीक है। सिंपल बात, उल्टा समझ लो, इजी समझ लो, रिवर्स ऑफ अबव सिचुएशन। जो ऊपर हुआ ना उसका जस्ट रिवर्स हुआ सिचुएशन, कि इंडिया में क्राइम किया है, बाहर भाग रहा था, बाहर क्राइम किया, इंडिया में भाग रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ एनी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, फिर क्या करेगा, बाहर वाली कंट्री का जो भी प्रोविजन होगा वो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे इंडिया में तो स्पेशल कोड भेजता था ना बाहर में, अब बाहर वाले मान लो कोई ऐसा डायरेक्टर भेजता है, मान लो कोई कंपनी का कोई कंट्री है उसका डायरेक्टर होता है, मान लो कंट्री होता है ना, उसका क्या होता है, चेयरमैन होता है। तो वो उसने क्या किया, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा, किसको भेजा, इंडिया में भेजा, ठीक है। इन केस ऑफ एनी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय सीजी, मान लो ये पेरिस था, पेरिस में एक चेयरमैन होता है, ठीक है, मान लो उसने क्या किया, एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा, लिखा हुआ था कि मिस्टर राम ने कांड किया है पेरिस में, सर हमें असिस्टेंस दो या इन्फॉर्मेशन शेयर करो या मान लो इन्वेस्टिगेशन का पावर दो। तो किसको रिसीव होगा, ये सीजी को रिसीव होगा। अब क्या ये सीजी डील करेगा उसको, नहीं, तो याद रखना इसमें लेटर रिक्वेस्ट भेजने की पावर और सुनने की पावर किसके पास है, स्पेशल कोर्ट के पास है। तो सीजी को रिसीव तो होगा क्योंकि पहले तो सीजी के पास है ना, गवर्नमेंट है वो, देन सीजी किसको फॉरवर्ड कर देगा, देन सीजी फॉरवर्डेड टू स्पेशल कोर्ट। तो याद रखना लेटर रिक्वेस्ट में कौन डील करता है, सिर्फ स्पेशल कोर्ट, फॉर सच फर्दर एग्जीक्यूशन ऑफ रिक्वेस्ट। समझ लो जो भी रिक्वेस्ट है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है वो कौन डील करेगा, स्पेशल कोर्ट। तो याद रखना लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इंडिया से कौन भेजता है, स्पेशल कोर्ट, किसके बाद, इन्वेस्टिगेशन विंग के ऑर्डर पे या मतलब इन्वेस्टिगेशन विंग के एप्लीकेशन पे। बाहर वाले का लेटर रिक्वेस्ट किसके पास आएगा, सीजी के पास आएगा, बट सीजी किसको देगा, भाई स्पेशल कोर्ट तुम ही डील करो, भेजते तुम ही हो, देखो भी तुम ही, ठीक है, कि आगे कैसे मैटर करना है, बाहर वाली कंट्री को परमिशन देना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करना है, हमारे साथ ट्रीटी बनी हुई है, ठीक है। चलो यहाँ पे आपका मेन खत्म हुआ सर, इतना पढ़ लो, लास्ट में काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट मैंने पढ़ा दिया आपको। बट इसके अलावा और भी कुछ बता देता हूँ, पेनल्टीज जो इस बार एग्जामिनेशन में पूछ दी गई थी। हाँ मेरे नोट्स में थे यार, मेरे को लगा कि आई एम लकी कि मैंने बनाया था, मैं ये पढ़ के नहीं आता, तो मैंने ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाल दिए ना आपके लिए जो एग्जामिनेशन में आने के बहुत चांस। स्टार्टिंग में 3-4 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर है इंपॉर्टेंट कि पेनल्टीज पूछ दिया सर इस बार। लास्ट क्वेश्चन में 6A 6-2 6-3 में, 6th क्वेश्चन में 6-3 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। ठीक है, ये बताता हूँ मैं, एक विक्सेसियस सर्च, ठीक है, या मान लो अरेस्ट, हमने पढ़ा था, मान लो कोई डायरेक्टर है, उसने क्या किया कि मान लो मिस्टर श्याम है, इसके प्रॉपर्टी को क्या किया, अटैच कर दिया।
अब जब पूछा गया डायरेक्टर से कि भाई क्यों प्रॉपर्टी अटैच किया, ये बोला कि एमी मज़ा आ रहा था, वो मेरे से दुश्मनी था। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है वेक्सेशियस। मतलब भाई डायरेक्टर तुम्हारे पास कुछ रीज़न टू बिलीव नहीं है, तुमने कुछ मान लो कि देखो लॉ क्या बोलता है, तुम्हें रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि किस बेसिस पे जा रहे हो अटैच करने, और रिटर्न में रिकॉर्ड करके जाओ अपने पास, या मान लो जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास रिटर्न में रिकॉर्ड करके जाओ कि हाँ मैं श्याम की प्रॉपर्टी इसलिए अटैच कर रहा हूँ, मेरे को पता चला है कि इसने क्राइम का पैसा से ये प्रॉपर्टी बनाया है। बट जब पूछा गया ना डायरेक्टर से भाई क्यों किया, बोलता बस मज़ा आ रहा था। तो ये सब होता है वेक्सेशियस, छिछोड़ापन, ज़बरदस्ती, मज़े लेने के लिए। तो ये सब करोगे ना डायरेक्टर, तो भाई देखो पर्सन तो जाता ही है मनी लॉन्ड्रिंग में, डायरेक्टर हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो डायरेक्टर ऑफिसर होते हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग बोला था कि ये भी थोड़ा सतर्क रहो, वरना ये भी जा सकते हैं अच्छे से। तुम किसी से बदला लेने के लिए पावर दिया है लॉ ने, बट तुम किसी से बदला लेने की ऐसा नहीं कर सकते कि तुम उसको उठा के ले जाओ किसी को, ठीक है, बिना किसी रीज़न के, और बेचारे को परेशान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिखा गया लॉ में, वेक्सेशियस मतलब ये होता है, ठीक है। तो एक रीज़न टू रिकॉर्ड होना चाहिए, रिटर्न में जाना चाहिए, कुछ भी इमरजेंसी है ठीक है, रीज़न टू रिकॉर्ड लिख के जाओ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एनी ऑफिसर, ठीक है, या अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग पावर विदाउट एनी रीजन रिकॉर्ड इन राइटिंग एंड अरेस्ट, ठीक है, या मान लो डिटेन, अरेस्ट, डिटेन, या मान लो क्या किया, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या मान लो सर्च, ठीक है, कुछ भी गलत कर रहा है जिसमें रीजन रिकॉर्ड नहीं, बस मजे लेने के लिए तो पहुंच गया उसको परेशान करने के, ठीक है। और देन अब इसको पनिशमेंट लिखा गया, सर ये पनिशमेंट एग्जाम में आ गई थी। देन ही इज लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, डायरेक्टर हम तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं, कब, कितने साल तक, अप टू 2 ईयर तक, ठीक है। और जेल भेजेंगे तो भाई जेल का खर्च भी तो लगेगा, और फाइन अप टू 50,000 तक ले सकते हैं, एंड बोथ, दोनों भी लग सकता है, ठीक है। तो कोई भी छिछोड़ापनी के हिसाब से तुम डायरेक्टर जा रहे हो ना, पावर दिया मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ने, तो उसका सही से यूज़ करो, रीज़न रिकॉर्ड करके जाओ, मतलब बाद में तुम बोलोगे मज़े लेने जा रहे थे, और मज़े लेने तुम कुछ भी कर रहे हो, या तो अरेस्ट कर रहे हो, या किसी को डिटेन कर रहे हो, या मान लो प्रॉपर्टी अटैच कर रहे हो, या मान लो सर्च करने पहुंच गए, कुछ भी करने पहुंच गए, तो पास रीज़न होना चाहिए भाई क्यों जा रहे हो तुम वहाँ पे, कुछ मटेरियल पोजीशन इंफॉर्मेशन होना चाहिए, रिकॉर्ड करके जाओ रीज़न। अदरवाइज क्या होगा भाई, 2 साल तक तुम्हें जेल हो सकता है, और 50,000 तक का फाइन लग सकता है। जेल में जाओगे तो भाई जेल में रहने का खर्चा ये 50,000 लगता है एक तरह से, और बोथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है सर, क्वेश्चन आ चुका है, एमसीक्यू लगता है, देखो जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आ चुका है ना, वहाँ पे एमसीक्यू नेक्स्ट टाइम आने का ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ऐसे वहाँ घूमता है उस आसपास के जोन में। ये मत सोचना कि एक बार आ गया तो दोबारा नहीं आएगा। अब देखो एनी डायरेक्टर गिव्स फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन राइटिंग and arrest such person, then penalty of rupees, देखो यहाँ पे सेम चीज़ है, उसको बस नीचे डिराइव कर दिया, थोड़ा डिराइव कर दिया, 50,000 और इम्प्रिजनमेंट। सिंपल देखो अरेस्ट को थोड़ा अलग से डिराइव कर दिया गया, वहाँ पे सर सीजर को डिराइव किया जाता है, बट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, अरेस्ट को भी डिराइव किया गया कि देखो तुम जो रीजन, देखो एक क्या बोला तुमने, रीजन रिकॉर्ड रिटेन किया ही नहीं, एक वेक्सेशियस चले गए, बट तुमने रीजन रिकॉर्ड किया बट फॉल्स किया, ठीक है। मान तुमने जब रीजन रिकॉर्ड किया वो ए बेसिस पे किया, बट बाद में पता चला कि वो तो था बी बेसिस, मतलब कुछ ऐसा था जो फॉल्स में कर दिया बस, हाँ जबरदस्ती जाने के चक्कर में तुमने क्या किया, गलत लिख दिया कि इसका मानी साथ मिला हुआ है, इसने ऐसे मर्डर क्राइम पैसा लिखा, बट ऐसा कुछ था ही नहीं, तो फॉल्स बेसिस तुमने क्या किया, बस देखो लॉ ने बोला रीजन रिकॉर्ड कर लो, डायरेक्टर बोला ठीक है ना, हम मेरे साथ दुश्मनी है इसका, मैं कुछ भी रीजन लिख देता हूँ, अरेस्ट कर लूंगा उसको। लॉ ने बोला रीजन लिखो ना, बस लिख दिया डायरेक्टर ने, डायरेक्टर अरेस्ट करने जाता, डायरेक्टर ने लॉ पढ़ा था, डायरेक्टर ने क्या किया, रीजन लिख दिया, चला गया अरेस्ट कर दिया, इसने पूछा क्या तुम रीजन लिखा, हाँ लिखा है सर, देखो रीजन लिखा हुआ है, बट यहाँ तो बच गया, बट बाद में क्या बोला गया, अगर ये रीजन गलत निकला ना, या मान लो कुछ जबरदस्ती फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रीजन रिकॉर्ड किया ना,
तो भैया फिर भी तुम्हें डायरेक्टर तुम जा सकते हो। तो इसलिए देखो किसी मज़े मत लेना किसी के साथ, पावर मिला है तो उसको यूज़ करो, मज़े मत लो, ठीक है। ऑफ इम्प्रिजमेंट ऑफ 2 ईयर्स, ठीक है, और बोथ हो सकता है। तो देखो पेनल्टी सेम है, 50,000 और 2 ईयर 2 साल देगा और बोथ, ठीक है। तो बट याद रखना गलत इन देखो, या तो वेक्सिसियस कर रहे हो बिना इन्फॉर्मेशन के, या इन्फॉर्मेशन है तो गलत बेसिस पे जा रहे हो, हर जगह तुम्हें डायरेक्टर अंदर ले चलेंगे। तो यहाँ पे सबको फाइन पेनल्टी दिया गया है सर। रिपोर्टिंग एंटिटी पास भी था 10,000 से 1 लाख तक था। मनी लॉन्ड्रिंग में पर्सन जो थे उनके लिए 3 साल से 7 साल की जेल है, ड्रग्स वाले में 3 साल से 10 साल जेल है, और यहाँ डायरेक्टर्स कोई नहीं छोड़ा है। 50,000 से 2 साल तक की जेल हो सकती है, 50,000 रुपये और 2 साल तक की जेल हो सकती है, बोथ भी हो सकता है। तो सबको मनी लॉन्ड्रिंग सबको घेरा है, याद रखना पेनल्टीज में, इसलिए पेनल्टीज हाईली इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर के, ठीक है। अब देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एंड और क्या बोला देखो, एंड एनी पर्सन who refuses to sign any documents or not attending the summon मतलब सर बुलावा आता है, जो कोर्ट कचहरी का बुलावा आता है, बुलाता है कि प्रेजेंट होइए, आपसे पूछा जाएगा कुछ, देन आफ्टर ROBH, मतलब देखो मान लो कोई मनी लॉन्ड्रिंग मिला होता, उसके साथ कोई अलग पार्टी भी थी, हमें उसको बुलाया गया, नोटिस भेजा गया, सर समन आया आपको प्रेजेंट होना है, वो नहीं आया, फिर भेजा गया, फिर वो नहीं आया, तो उस पर भी पेनल्टी लगेगा। जो समन को प्रेजेंट नहीं हो रहा है ना, उस पर भी पेनल्टी लगेगा। मान लो ये मिस्टर श्याम ने कांड किया, बस मिस्टर रघु थे वो भी मिले हुए थे, तो मिले हुए थे मतलब शक हुआ तो इनको बुलाया गया, समन आया आपका, पहला समन प्रेजेंट हो, नहीं आया, दूसरा समन किया नहीं आया, तो उसको भी क्या पेनल्टी लग सकता है, बट उसको ROBH देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे। मतलब हो सकता है कोई जेन्युइन केस की वजह से वो नहीं आ पा रहा हो, वो कहीं अच्छी खासे प्रॉब्लम में फंसा हो, तो पहले उसको ROBH देंगे, पता चला प्रॉब्लम उसका अच्छा खासा नहीं है, जेन्युइन केस नहीं है, तो भैया पेनल्टी लगाएंगे तुम पे। कितना लगाएंगे? 500 से 10,000 तक, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, सबसे कम यही लगा रहे हैं हम। बोलेंगे एक 500 का नोट दे दो, तो नहीं दे पा रहे हो तो एक काम करो 20 नोट दे दो 500 के, ठीक है। चलो परफेक्ट, छोटे छोटे पेनल्टीज है, इंपॉर्टेंट है। मनी लॉन्ड्रिंग पेनल्टी याद करके जाना भाई, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, या डिस्क्रिप्टिव के लिए आ सकता है क्वेश्चन। तो एक्सेसियस केस में डायरेक्टर्स को लग सकता है, यहाँ पे जो समन आते हैं उनको तो पेनल्टीज अच्छे खासे, यहाँ पे 4 पेनल्टीज देख लिया हमने, 500 से 10,000 भी लग सकता है, ठीक है। अब देखो एक MCQ के लिए क्वेश्चन आने वाला है अभी, क्या, व्हेन द फाइन एंड पेनल्टी इज नॉट पेड विद इन 6 months, कितने सर? 6 months, याद रखना 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन, ठीक है ठीक है, जब से लगाया गया, मतलब पेनल्टी लगाया गया, इम्पोजिशन मतलब लगाया गया। मान लो मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था, डायरेक्टर ने वेक्सिसियस कुछ किया और डायरेक्टर को 1 सितंबर को बोला गया कि 50,000 पेनल्टी दो, या मान लो डायरेक्टर हटाओ, कोई पर्सन को बोला गया कि तुम्हें फाइन लगेगा, हमने पढ़ा था 3 साल से 7 साल की जेल होगी और फाइन लगेगा। फाइन कितना लगाया? मान लो बोला कि 5 करोड़ की फाइन तुम्हें देनी पड़ेगी, कब? 1 सितंबर को। टाइम बीत गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मान लो हो गया 1 अप्रैल, 6 महीने बीत गए। ये बोला हम तभी, ये बोला कि 5 करोड़ नहीं दिया इसने, अब क्या करेंगे? तो ये बोला गया ना, देखो 6 मंथ्स बीत गया ना, इम्पोजिशन जिस डेट पे यह फाइन लगाया गया था वहां से 6 मंथ्स बीत गए ना, तब भी इसने फाइन नहीं दिया ना, तब भाई बोला गया है, देखो क्या बोला गया है, तब बोला गया है, ठीक है, देन रिकवर द सेम अमाउंट एज पर, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन सेक्शन 69, ठीक है। तुमने जिसके पास फाइन पेनल्टी लगा उस पर्सन ने 6 महीने तक कोई फाइन पेनल्टी नहीं दिया, या मैंने दिया तो आधा दिया, पूरा नहीं दिया, तो भैया 6 महीने बीतने के बाद है ना, तुम पे इनकम टैक्स जैसे कलेक्ट करते हैं, इनकम टैक्स में बेच देते हैं प्रॉपर्टीज़ को, बैंक अटैच कर देते हैं, 69 में जो जो दिया गया ना प्रोसेस, वैसे तुमसे लेना चालू कर देंगे। तो 6 महीने तो बस टाइम है, जो भी फाइन लगाया है 10 करोड़ 20 करोड़, तुम 6 महीने के अंदर चुका दो। नहीं चुका पाए, 6 महीने बंद हो, खत्म हो गए, तो जब 6 महीने खत्म हो गए फिर तुम्हारे साथ कैसे होगा रिकवरी? एज पर इनकम टैक्स में जैसे रिकवरी होता है सेक्शन 69 में। तो MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एज पर इनकम टैक्स में जैसे रिकवरी होता है। परफेक्ट, चलो ये चैप्टर हो गया खत्म। एक बस लास्ट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ,
ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट सुनो, इफ एनी प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, परफेक्ट। क्या था, प्रॉपर्टी क्या हुआ, अटैच। कौन करता है, सेक्शन 5 में डिप्टी डायरेक्टर्स ऊपर वाले लोग करते हैं, ठीक है। और ठीक है, एनी प्रॉपर्टी अटैच एंड नो अपील हैज बीन फाइल्ड, ठीक है। या मान लो और अपील हैज फाइल्ड, मान लो अपील नहीं फाइल हुआ, ठीक है। ये मान लो कि अपील फाइल नहीं हुआ, या मान लो अपील फाइल हुआ, ठीक है। उस बीच में क्या हुआ, उस बीच में बताऊंगा अभी, पर्सन की डेथ हो गई, मान लो इंसॉल्वेंट हो गया। सर एग्जाम्पल बताओ, देखो मान लो 1 अक्टूबर को इसका प्रॉपर्टी क्या हुआ, अटैच, ठीक है। इसके पास पावर, मान लो अटैच हुआ 1 अक्टूबर को, मान लो अभी और सुन लो, और मान लो 1 नवंबर को ए ने क्या किया, कंफर्म कर दिया, हमने पढ़ा है, ए ने क्या किया, कंफर्म किया उस अटैचमेंट को। अब यहाँ से क्या होता है, एक अपील फाइल होता है, अपील फाइल होता है 45 डेज में, कहाँ पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास। मान लो इसने अटैच भी कर दिया, इसने कंफर्म भी कर दिया, इसने अभी तक अपील फाइल नहीं हुआ, 45 डेज का टाइम मिलता है, हमें पता है, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ, ये मिस्टर ए थे, उनकी क्या हुई, डेथ हो गई, ठीक है, डेथ हो गई। अब क्या, प्रॉपर्टी फाइनल अटैच हो गया, अब खत्म, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, फाइनल हो गया, नहीं। इस बीच में इनकी डेथ भी हो गई ना, या इंस्टॉलमेंट भी हो गया ना, तो इनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव इनके बिहाफ में अपील फाइल कर सकता है, कहाँ पे, अपीलेट ट्राइब्यूनल पे। या देखो, या तो इसने अपील फाइल नहीं किया तो कर सकता है, या मान लो अपील फाइल कर दिया, देखो क्या बोला है, अपील इफ नो अपील हैज बीन फाइल, नहीं अपील फाइल किया, या और अपील हैज बीन फाइल, या अपील फाइल कर दिया और मान लो बीच में डेथ हो गया, 80 का ऑर्डर आया कि हाँ सब सही है, मतलब ए ने सही कंफर्म किया है, तो इसके आगे में हाईकोर्ट जाते हैं ना, तो अपील नहीं फाइल किया तो उसके रिगार्डिंग अपील भी फाइल कर सकता है। मान लो अपील फाइल कर दिया, बीच में डेथ हो गया, बाद में अपील रिटर्न ऑर्डर आया कि ए सही था, तो भाई इस ऑर्डर के खिलाफ भी आगे अपील फाइल कर सकता है, कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो याद रखना, पर्सन का डेथ होने से जरूरी नहीं होगा वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस बंद हो जाएगा, नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपील भी फाइल कर सकता है, और अपील फाइल हो चुका होगा उस पर्सन ने, मान लो मिस्टर ए ने अपील फाइल करके डेथ हुआ होगा और बाद में 80 का ऑर्डर आ चुका है, तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आगे हाईकोर्ट पे जा सकता है, ठीक है। तो किस केस में, डेथ के केस में, इंस्टॉलमेंट केस में कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या मान लो इसको एक और बोला गया यहाँ पे ऑफिशियल असाइनी, ठीक है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव याद करो, सही रहेगा ज़्यादा, ठीक है। या मान लो 80 का अपील ऑर्डर आ चुका था, यहाँ तक ये बंदा जिंदा था, बीच में याद है मैं 60 डेज में जाना होता है, इस बीच में मर गया, तो भाई 80 का अपील के आगे भी हाईकोर्ट जाते हैं ना, तो अपील नहीं फाइल हुआ ना, यहाँ भी अपील फाइल कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो कहते नहीं है पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ सच पर्सन, तो उस पर्सन के जूतों में अपना पैर डाल के वो आगे अपना सारा काम करेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, नहीं अपील फाइल हुआ वो अपील फाइल करेगा, चाहे वो 80 पे जाए या हाईकोर्ट जाए। अपील फाइल हो गई, ऑर्डर आया, उसके बाद भी वो अपील फाइल कर सकता है, कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ऑफिशियल असाइनी इन द केस ऑफ इंस्टॉलमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टीज, ठीक है। आपका मनी लॉन्ड्रिंग मैंने लगभग पूरा करवा दिया है। एक अमेंडमेंट है, उसको देख लेते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अच्छे से करके जाना उसको, ठीक है। चलो चलो, हेलो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, जो अमेंडमेंट आया था ना उस पार्ट को कवर कर लेते हैं। छोटी सी अमेंडमेंट थी बट इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, क्योंकि इसमें मेरे को लगता है क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ से। सर क्या अमेंडमेंट आया था, बताता हूँ। पहले मैंने सेक्शन 11A पढ़ाते बताया था आपको कि रिपोर्टिंग एंटिटी की क्या क्या होती है, कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, क्या क्या, कि रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मेंटेन करना होता है, मतलब सिंपल सी बात KYC करना होता है, जो भी क्लाइंट आ रहे हैं उनका KYC करना होता है। आधार ऑथेंटिकेशन देखा हमने, ऑफलाइन आधार ऑथेंटिकेशन देखा, पासपोर्ट थ्रू देखा, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दें। और क्या देखा, वहाँ पे एक वर्ड था सर, देखो वहाँ पे वर्ड था रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। रिपोर्टिंग एंटिटी को ये सब मेंटेन करना है। तो डिफिनेशंस में ना रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन कुछ चेंजेस लाए। क्या क्या चेंजेस लाए, देखो रिपोर्टिंग एंटिटी मतलब होता है बैंकिंग कंपनी, हाँ ये वहाँ भी सही था, सेम था। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिंपल NBFC ये सब हो गए, इंश्योरेंस वाले हो गए, इंटरमीडियरी और पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, सर इसमें आया अमेंडमेंट, ठीक है। पहले जो था ना ये क्लेरिफाई नहीं था पहले,
मतलब ये जो पर्सन जो कैरी डेजिग्नेटेड बिजनेस करते थे ना, पहले भी सिंपल था, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडियरी और पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस। तो पूछा गया लॉ वाले से कि भैया कौन से पर्सन, पर्सन डेफिनेशन बहुत वास्ट है, और कौन सा डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, ये तो बताइए। तो बाद में अमेंडमेंट हुआ कि इस रिगार्डिंग कि किन किन और पर्सन, देखो ये रिपोर्टिंग कहाँ पे आता है, 11 वाले में। 11 में क्या लिखा हुआ है कि ऑब्लिगेशन मेंटेन करना है, तो बैंकिंग कंपनी को 5 साल तक मेंटेन करना होता है, ट्रांजेक्शन रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पे ये लिखा गया था कि डेजिग्नेटेड पर्सन वाले को भी मेंटेन करना है। तो कौन से डेजिग्नेटेड पर्सन, तो ये क्लियर नहीं था। अब ये क्या हुआ, ये क्लियर हुआ। तो कौन कौन से लोग आएंगे इसमें, सर ये हाईली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लग रहा है आने वाले अटेम्प्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है, 100% चांसेस है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। देखो क्या बोला गया, सिंपल बोला गया। देखो सर ये आया क्यों था पहले रिपोर्टिंग एंटिटी का, देखो मनी लॉन्ड्रिंग का ज़्यादा पैसा है ना, वाइट कहाँ से होता था, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लोग आके डिपॉजिट करते थे, लीडिंग बनाते थे और इंटीग्रेशन करके बहुत सारा पैसा निकाल के इधर उधर से लगा देते थे, वाइट मनी हो जाता था। तो बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग को क्या किया गया, कंट्रोलिंग लगाया गया कि आपको मेंटेन करने होंगे ट्रांजेक्शन, KYC करना होगा। तो इसमें पर्सन्स को भी कुछ ऐड किया गया, डेजिग्नेटेड बिजनेस जो कर रहे हैं वो पर्सन, उनको भी ऐड किया गया। तो कौन कौन पर्सन थे, देखो जो पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज फॉर प्लेइंग गेम्स ऑफ चांसेस ऑफ फॉर कैश और काइंड एंड इंक्लूड सच एक्टिविटी एसोसिएटेड विद कैसीनो। तो जो कैसीनो चलाते हैं ना, कैसीनो मतलब कैसीनो सर ये याद है, ये गोल ऐसे होता है, एक बॉल होता है, ठीक है, ये जिस पे रुक जाए, या मान लो सिक्के आते हैं वो वाले, गेम चल रहा है, मतलब सिंपल है ना, गेमिंग प्लेइंग जोन चल रहा है, यहाँ पे मूवीज में आप देखते होंगे, फॉर हॉलीवुड मूवीज में देखते हो आप, कैसीनो प्ले हो रहा है, ये सब हो रहा है, गोवा में सबसे चलता भी है। तो जो भी कैसीनो में डील कर रहा है ना पर्सन, ये आने बाद बहुत तलगा मचा है, जो कैसीनो में डील कर रहा है ना, जो कैसीनो प्लेइंग कर रहा है, खिलवा रहा है, कैसीनो में ताश वाश चल रहे हैं, अंदर गेम चल रहा है, जहाँ पे कैश आ रहा है, सिक्के ले रहे हैं, बैठ के गेम खेल रहे हैं। तो बोला गया कि भाई आपको भी क्या करना है, आप भी रिपोर्टिंग एंटिटी के डिफिनेशंस में आ चुके हो। अब जब आ गए रिपोर्टिंग डिफिनेशन में, तो आपको 11A फॉलो करना है, मतलब आपको भी KYC करना है और आपको भी ट्रांजेक्शन्स मेंटेन करने हैं। तो भाई साहब अकाउंटिंग अच्छा खासा बढ़ गया यहाँ पे। कैसीनो में जो भी खेलने आएगा उसका भी KYC करना है कैश में, और जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उनका भी करना है। तो ये आ गए कैसीनो वाले, ठीक है, कैसीनो। चलो इनको भी तो बोला गया कैसीनो। सेकंड क्या बोला गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बाई नोटिफाइड। इतना याद मत रखना, सिंपल समझना, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को रजिस्टर करता है ना मान लो हरियाणा में कोई प्रॉपर्टी है, इसको रियल एस्टेट में रजिस्ट्रेशन करने की पावर की बात होती है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन के पास होती है। तो जो भी इसको रजिस्ट्रेशन कराना है इस प्रॉपर्टी का, उसको भी क्या करना है, KYC मेंटेन करना है। क्यों, देखो बताता हूँ क्यों। जब पहला स्टेप हमने 3 स्टेप में देखा था, मनी लॉन्ड्रिंग होता है, क्या होता है, पहला प्लेसमेंट, मतलब पहला पैसा क्या होता है, इंजेक्ट होता है फाइनेंशियल सिस्टम में। सेकेंड क्या होता है, लेडिंग, मतलब पैसा टुकड़ों में ना इधर उधर लगता है। लास्ट में क्या होता है, इंटीग्रेशन। सर ये इंटीग्रेशन वजह से, मतलब देखो जब पैसा डिपॉजिट होता है बैंक में, बैंक से मान लो निकाला गया इस ATM से, फिर ATM से इस बैंक में गया, तो ये लेडिंग हो गया, टुकड़ों में पैसे को ना इतना कर दिया गया कि उसका मेन सोर्स पता करना मुश्किल हो गया। अब लास्ट में जब ये पैसा यहाँ से निकलता है ना, तो ये पैसा कहाँ यूज़ होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने में, बिल्डिंग्स खरीदने में। तो जब बिल्डिंग खरीदते हैं ना हम यहाँ पे, तो ये होता है इंटीग्रेशन का पार्ट। तो बोला गया जो बिल्डिंग खरीदते हैं, क्योंकि मोस्टली पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का साफ होने के बाद जाता है रियल एस्टेट में, तो बोला रियल एस्टेट वालों को बोला गया कि आप जब भी प्रॉपर्टी को रजिस्टर करोगे ना, अपने क्लाइंट का वेरिफिकेशन करना, फॉर द इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए लाया गया। कि लोग ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा लास्ट में फ्लैट्स खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं। तो बोल दिया गया रियल एस्टेट वालों को, जब भी तुम्हारे पास कोई बिल्डिंग रजिस्टर करने आएगा, तुम्हें उसका 11A में जो रिपोर्टिंग एंट्री की ऑब्लिगेशन होती है, ट्रांजेक्शन मेंटेन करना है, वेरिफिकेशन मेंटेन करना है, FIU डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, तो भाई तुम लोग भी दोगे, तुम लोग भी 11A के दायरे में आ गए। तो कौन कौन आया, कैसीनो वाले आए, और रजिस्ट्रेशन करते रियल एस्टेट के वो भी आए। सर थर्ड आया रियल एस्टेट एजेंट। वो कौन था ऊपर, वो रजिस्ट्रेशन करता था, तो वो सेल परचेस करता नहीं, उसके पास सेल परचेस होने के बाद उसके पास लोग आते थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो सर रियल एस्टेट एजेंट क्या होता है, सर ये होता है एजेंट, मतलब ये बैठा रहता अपने ऑफिस में, ये मान लो कोई बंदा आया बोला कि मेरे को एक नोएडा में प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये गया नोएडा में प्रॉपर्टी इसको दिलवाया, तो ये दिलवाने का काम होता है रियल एस्टेट एजेंट का। इसके बाद ये प्रॉपर्टी रजिस्टर किससे होता है, वो B वाले के पास, ऊपर देखा था हमने। तो ये एजेंट है ना, इसको भी क्या करना है, KYC इन्फॉर्मेशन ये सब मेंटेन करना है। ये भी रिपोर्टिंग एंटिटी की डिफिनेशन में ऐड हो गया। तो सर सारे एजेंट ऐड हो गए, नहीं, यहाँ पे इसको क्या किया गया, यहाँ पे इसको बताया गया कौन से एजेंट। तो सर ट्रिक बताऊँ, सिंपल बात, वो रियल एस्टेट एजेंट जिसका GST टाइप टर्नओवर क्रॉस कर जाए। GST में कितना टर्नओवर था बेसिक में, 20 लाख से ऊपर टर्नओवर हो जाए। देखो
हर वो रियल एस्टेट एजेंट को नहीं करना है केवाईसी मेंटेन। सिंपल वो रियल एस्टेट एजेंट जिसका सेल परचेज एनुअल, देखो सेल परचेज करता है पहली बार रियल एस्टेट, और जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख या उससे ज़्यादा हो जाए ना, उसको क्या करना है, केवाईसी या 11A वाले सारे रिपोर्टिंग एंटिटी वाले ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मान लो कोई रियल एस्टेट एजेंट है, उसका टर्नओवर 18 लाख है, तो क्या वो रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन में आएगा? नहीं। रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन बाद में इसको क्लियर किया गया नोटिफिकेशन नंबर लाके कि वो रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, वो रियल एस्टेट एजेंट आएंगे, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिलेशन टू सेल और परचेज दे रहे हैं, सिंपल सी बात, एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹20 लाख और मोर। सर जीएसटी में भी यही होता है, 20 लाख और मोर वाले, स्टार्टिंग में तो यही होता था जीएसटी में, ठीक है, सिंपल याद रखना, जीएसटी से आपको ये लिमिट याद आ जाएगी 20 लाख और मोर वाली, ठीक है। तो वो सारे रियल एस्टेट क्वेश्चन आ सकता है कि 19 लाख उसका टर्नओवर था, क्या उसको भी केवाईसी मेंटेन करना रिपोर्टिंग एंटिटी डिफिनेशन में आएगी? नहीं। 20 लाख या 20 लाख ज़्यादा, दोनों, 20 लाख ज़्यादा नहीं, 20 लाख और मोर, तो दोनों आएंगे यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। चौथा क्या ऐड किया गया, डीलर इन प्रीशियस मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर हाई वैल्यू गुड्स मे बी नोटिफाइड सेंटर, मतलब सर ज्वेलरी वाले, सोने चांदी दुकान वाले, ठीक है, सोने चांदी चौन प्रास नहीं, सोने चांदी दुकान वाले, ज्वेलरी वाले। तो बोला गया कि ज्वेलरी वालों आपको भी क्या करना है, केवाईसी मेंटेन करना है। इससे भी अफरा तफरी मची ज्वेलरी वालों में कितना मेंटेन, क्या सब ज्वेलरी वालों को मेंटेन करना है? छोटे ज्वेलरी दुकान भी खोल रखा है उसको मेंटेन करना है? नहीं। देखो यहाँ क्या बोला है, इसको भी क्लियर किया गया नीचे लाके, क्या बोला देखो, जो भी ज्वेलरी वाले हैं ना, ज्वेलरी वाले हैं, इसको भी नोटिफिकेशन लाके क्लियर किया गया कि जो भी प्रीशियस मेटल, या मान लो नहीं था अंगूठी पहनते हम वो वाले, याद नहीं आ रहा, जो हम लोग 3-4 फिंगर्स में अंगूठी पहन के घूमते हैं, प्रीशियस स्टोन्स कहते हैं उसको, या मान लो जो भी प्रीशियस मेटल्स हो गए, मान लो ज्वेलरी, सिंपल ज्वेलरी वाले समझ लो, वो क्या कर रहे हैं, डिजिग्नेटेड बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि ऐड हो गए, बट किनको मेंटेन करना केवाईसी? जब वो इंगेज हो रहे कैश ट्रांजेक्शंस में विद कस्टमर, और वो कैश ट्रांजेक्शन कितने का है, 10 लाख और मोर। मान लो एक पर्सन आया, मान लो मिस्टर राज है, इन्होंने मान लो कोई ज्वेलरी दुकान थी, ABC लिमिटेड, ABC ज्वेलर करके, ठीक है, इसने बोला मुझे एक ज्वेलरी चाहिए, नेकलेस चाहिए, ये मतलब मेरे को एक प्रीशियस रिंग चाहिए, मेटल चाहिए वाला, और उसका दाम कितना था, 11 लाख। तो सर उसको भी मेंटेन करना है वो। या मान लो एक बोला कि मेरे को 4 रिंग चाहिए, पहला बार मैं आ रहा हूँ रिंग लेने, उसका दाम 2 लाख है, फिर तीसरा बार रिंग लाना उसका 3 लाख है, फिर 3 लाख है, तो क्या मेंटेन करना है? नहीं। 3 3 6 2 8, फिर चौथा बार जब आया ना रिंग लेने, वो आ गया 3 लाख का, तो 3 3 6 2 11 लाख हो गया ना, 10 लाख से ज़्यादा हो गया। एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन्स करके हो गेट लिंक दो कि हाँ वो प्रीशियस स्टोन के लिए ही आ रहा है, वो पर्सन सेम ही आ रहा है, या मान लो सिंगल ऑपरेशन में आ जाए और 11 लाख का दाम हो तो ठीक है, वो उसको मेंटेन करना है। तो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में 10 लाख से ऊपर चले जाए, ठीक है, इक्वल टू, और 10 लाख, 10 लाख ऊपर नहीं, 10 लाख भी हो जाए तो चलेगा। मान लो 3 3 6 3, मान लो ये 1 लाख था तो 10 लाख हो गया ना, तो इस पर्सन के साथ भी केवाईसी मेंटेन करना, और रिपोर्टिंग एंटिटी 11A वाली हो गई। या मान लो डायरेक्ट ही आके कुछ 10 लाख से ऊपर का सामान ले लिया, 10 लाख सामान ले ले तो भी होगा। तो एक सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन 10 लाख, या मान लो एक ही ट्रांजेक्शन सिंगल ऑपरेशन 10 लाख। तो सर कैसे याद रखोगे इस दोनों लिमिट को? देखो जीएसटी में आपको याद होगा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन 20 लाख का होता है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लोग होते हैं उनका 10 लाख होता है। तो सर यहाँ भी याद रखना, रियल एस्टेट एजेंट 20 लाख और नीचे ज्वेलरी वाले 10 लाख, वहाँ भी 10 20 10 था, तो रजिस्ट्रेशन की लिमिट है। यहाँ पे क्या हुआ, केवाईसी लिमिट हो गई। तो एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने का, जैसे भी याद कर लो बढ़िया है। तो एक दिमाग में ये एग्जांपल बैठा रहेगा, 20 लाख 10 लाख वहाँ भी था, 20 लाख 10 लाख यहाँ भी है, ठीक है। और बोला गया पर्सन इंगेज इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश लिक्विड सिक्योरिटी। सर ये मोस्टली बैंक पर ही होते हैं, जो लिक्विड सिक्योरिटी को लॉकर बना के ना सेव करते हैं, कैश को रखते हैं। तो इसको सर क्लियर किया गया, अभी ये डिफाइन नहीं है। देखो धीरे धीरे सबको डिफाइन किया गया, यहाँ पे रियल एस्टेट डिफाइन किया गया, ज्वेलरी वाला डिफाइन किया गया, बट इसको अभी डिफाइन नहीं किया है। तो सिंपल याद रखना, जो पर्सन सेफ कीपिंग एंड कैश को क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, कैश का यूज़ करते हैं, कैश को सेफ रखते हैं, लॉकर्स में रखते हैं, सिक्योरिटीज़ लिक्विड सिक्योरिटीज़ को क्या होता है अपने पास सेव कर रखते हैं, तो वो भी क्या होंगे, उनको भी केवाईसी मेंटेन करना। तो ये वर्ड बस याद रखना, इनको अभी क्लियर नहीं किया गया। क्वेश्चन इस पे कम चांसेस है, क्वेश्चन 3 4 पे ज़्यादा चांसेस है, जहाँ पे 20 लाख 10 लाख की लिमिट है, ठीक है। और इस पे भी हो सके तो ये जनरल इंस्पेक्टर रजिस्ट्रेशन वाला आ सकता है, कम चांसेस है। कैसीनो पे भी आ सकता है सर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में बोल दिया एनी अदर पर्सन जो नोटिफाई बाय डेजिग्नेट बाय सीजी टाइम टू टाइम नोटिफाई कर दे उनके लिए, ठीक है सर। हाईली इंपॉर्टेंट चांसेस है, मई टाइम में इस पर क्वेश्चन दिखने वाला, अभी तक नहीं आया इस पर, ठीक है। प्लीज़ 20 लाख 10 लाख याद रखना। 20 लाख किसके लिए था, एजेंट वालों के लिए जो सेल परचेज करते। 10 लाख किसके लिए था, ज्वेलरी वालों के लिए जो कैश में डील हो रहा है, ठीक है। चलो मनी लॉन्ड्रिंग पूरा खत्म हो गया, मैंने लगभग सारे प्रोविजन टच किए आपके साथ, सारे प्रोविजन टच किए हैं। 10 नंबर आने वाला है सर इससे, ऑब्जेक्टिव लेके और डिस्क्रिप्टिव लेके 10 नंबर आ जाता है सर। इस बार एग्जामिनेशन में 9 नंबर आया है, ठीक है। चलो
ऑल द बेस्ट, प्रिपरेशन करो अच्छे से, संडे को यूज़ करो अच्छे। संडे सर हमारे सीए लाइफ में ना संडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, संडे को ज़्यादा प्रोडक्टिविटी निकालनी चाहिए हमें। लोग घूमेंगे फिरेंगे, आप संडे को 18 घंटा तोड़ो, 17 घंटा तोड़ो, 16 घंटा तोड़ो पढ़ के। चलो जबरदस्ती नहीं बोला पढ़ने, मन करे तभी अच्छे से पढ़ना, जबरदस्ती पढ़ना बेकार है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। डायरेक्टर चालू करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्टर के 149 की सीरीज चालू करने वाले हैं, ठीक है।